शाम हो चली थी और बारिश रुके हुए घंटा भर होने को आया था, लेकिन इसका अंदर अभी तक तूफानों की जद में था। इसे खुद से और नासिर से नफरत महसूस रही थी। साथ ही इसे डर भी था कि नासिर पता नहीं इसके साथ कैसा बर्ताव करता है। अपना घर और अपने शोहर की कामयाबी पर इसने अपना आप कुर्बान कर दिया था। जब नासिर इसे लेने आया तो बहुत खुश था और चाहते हुए इसे नवीद सुनाई कि इसके कागजात प्रमोशन के लिए भिजवाए जा चुके हैं। फिर रास्ते पर वो इससे न जाने क्या क्या बातें करता रहा, लेकिन वो अपने आप में थी ही कब। वो तो एक लाश थी जो अपना सब कुछ शिकारी के एक ही बार में खो चुकी थी। वो इसीलिए रेस्टोरेंट में आ गया और इसकी पसंद का खाना ऑर्डर किया, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी बोल ना पाई। देखो जान, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए अभी नाकाबिले बर्दाश्त होगा, लेकिन हकीकत की नज़र से देखो तो तुमने घाटे का सौदा नहीं किया। मेरी तो तरक्की हो गई है। जमशेद ने तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाने का मुझे बोल दिया है। अब हमारी सारी परेशानियाँ बस कुछ ही दिनों की मेहमान होंगी, फिर तुम होगी, मैं होऊंगा और ढेर सारी खुशियाँ होंगी। नासिर अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो किस कैफियत का शिकार होती जा रही है। आखिर इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो झिंझिला सा गया। बस भी कर दो यार, मूड मत ख़राब करो। मैं इतना खुश हूँ और तुमसे मेरी खुशी हजम नहीं हो रही। नासिर अल्फाज चबाते हुए बोला तो इसने सर उठाकर सुरख आंखों से इसे देखा। इसने कहा कि यह खुशी का मौका है। ये तो एक बेगैरत इंसान की वो डील है जिसमें इसने अपनी इज्जत बेचकर अपनी कामयाबी हासिल की है। वो इसे घूरते हुए सपाट लहजे में बोली तो नासिर हत्थे से उखड़ गया। बस इस पर घर चलकर बात करेंगे, अभी प्लीज़ मूड ख़राब मत करो मेरा। नासिर बात ख़त्म करते हुए बोला तो इसने रुख फेर कर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। रात गए वो लोग घर लौटे तो इसका मारे थकन के बुरा हाल था। वो फ़ौरन से वाशरूम में घुसी और ठंडे पानी का शावर खोलकर कितनी देर इसके नीचे खड़ी रही। क्या मैंने ऐसी ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे? क्या एक औरत यही चाहती है कि इसको बीच बाज़ार में अकेला छोड़ दिया जाए? ये मेरे साथ क्या हो गया? कैसे गुजारूंगी मैं ये ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे मेरी ही इज्जत की परवाह नहीं? वो सोचे जा रही थी और आंसू इसकी आंखों से निकलकर पानी में मिलते रहे। ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने बहुत ही मजबूरी में ये कदम उठाया है, वरना मैं ऐसी हरगिज़ नहीं। वो बोझल दिल से बोली तो इसके अपने दिल ने इसकी बात की नफ़ी कर डाली। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती जो औरत को इसकी इज्जत नीलाम करने पर मजबूर करे। इसके अंदर से आवाज़ आई तो वो गम से निढाल नीचे बैठती चली गई। मुनीर नियाज़ी एक नए दौर से गुजर रहा था, जहाँ इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चला गया था, वहीं इसे सुकून जैसी नेमत भी हासिल हो गई थी। मशहूर ज़माना बदनाम मुनीर नियाज़ी अब अपने काम से काम रखता था। अगर कोई कहता है कि मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं होती कि किसी की ज़िंदगी बदल डाले, तो इसे देखकर यकीन हो जाता था कि वाकई मोहब्बत सब कुछ कर सकती है। अपने ऑफिस में बैठा वो परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अगर इसे कोई इन्वेस्टर ना मिला तो अगले कुछ दिनों में नौबत फाको तक आ जानी है, क्योंकि आजकल काम भी ना होने के बराबर था। जिस प्लॉट की डील होनी थी वो भी तातुल का शिकार हो चला था। इसने अपने सब जानने वालों से मदद तलब करके देख ली थी, लेकिन वो लोग जो इसे खुद से फ़ोन करके वक़्त मांगा करते थे अब इसका फ़ोन ही नहीं उठाते थे। जब मैंने सीधी पटरी पकड़ी, सब ने अपने को छोड़ दिया। सले दोस्त के नाम पर धब्बा सब के सब। वो मुनीर मुक्का मेज़ पर मारते हुए बोला और दुकान बंद करते हुए घर की जानिब चल पड़ा। इस पर फिर से शाजिया का दौरा पड़ना शुरू हो गया था। वो ना चाहते हुए भी इसे सोचे जा रहा था और घंटों इस लम्हे को याद करता जब शाजिया ने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। साला वो एक मिनट अपनी पूरी लाइफ पर भारी हो गया और शायद इसी एक मिनट ने अपनी लाइफ ही बदल डाली। वो खुद पर हंसते हुए बिड़बिड़ाया और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। आ गया मेरा शेर पुत्र? ज़ारा बेगम इसे देखते हुए प्यार से बोली। हाँ अम्मा, आ गया तेरा शेर जवान। चल अब जल्दी से अपने को रोटी दे, बहुत भूख लग रही है मेरे को। वो लाड भरे अंदाज में ज़ाहरा बेगम के गले में बाजू डालते हुए बोला तो इसे मुंह हाथ धोने का बोलती किचन में चली गई। खाने से फारिग होकर वो छत पर चला आया और सिगरेट सुलगा कर चारपाई पर लेट गया। मौसम तब्दील हो रहा था, सर्दियों की आमद थी। ऐसे में खुले आसमान तले लेटना इसे मज़ा दे रहा था। मैंने तो सोचा था कि इस पर नज़र रखूँगा, लेकिन अब 6 महीने होने को आए, लेकिन अपने को इसकी कोई खबर तक नहीं कि वो साली है किस हाल में। वो मुस्कुराते हुए सोचे जा रहा था, नज़र रख कर करना भी क्या है। अब कैसे चिपक कर बैठी थी अपने 2 नंबर मियाँ के साथ। अगर इसे पता चल जाता कि नासिर किस किस्म का आदमी है तो यकीनन बहुत बुरा होना था। वो एक ख्याल के तहत सोचते हुए बिड़बिड़ाया। जो बातें इसने हातिम को नासिर के मुतल्लिक की थी वो सब सच थीं। इसने नासिर को वाकई में मुख्तलिफ लड़कियों, हत्ता की औरतों के साथ भी मुतअद्दिद बार देखा था, लेकिन इसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि वो खुद एक मशकूक इंसान था। हाय रे किस्मत, जब अपने को झूठ बोलने की आदत थी तो सब यकीन करते थे, और जब मैंने सच बोला तो साला किसी ने भी यकीन नहीं किया। वो गहरा कश लेकर सिगरेट को हवा में उछालते हुए बोला, खैर अल्लाह जी, तू उसको खुश रखना, इसके शोहर की करनी इसके सामने न लाना, इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। वो दुआ करते हुए बोला और वहीं चारपाई पर लेट कर आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक से ख्याल आ जाने पर खड़ा हुआ और दीवार के पास आकर इसने नीचे झांका
और यही वो लम्हा था जब गली के कोने से एक अदद मोटरसाइकिल मुड़ा और इसकी तरफ आने लगा। कोई भी हो सकता था, लेकिन इसे पता नहीं था कि वो वहीं खड़ा मोटरसाइकिल के गुजर जाने का इंतज़ार करने लगा। और फिर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब इसके घर के सामने नासिर की मोटरसाइकिल गुजरी। पीछे शाजिया बैठी थी और इसकी नज़रें इसके घर की छत की तरफ ही थी। वो चूँकि अंधेरे में खड़ा था, इसलिए इसका देख लिया जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसने ये ज़रूर देख लिया था कि शाजिया की खोजती नज़रें इसे ढूंढ रही थीं। वो तब तक देखती रही जब तक इनका मोटरसाइकिल अगले मोड़ से मुड़ नहीं गया। इनके जाने के बाद वो भी कितनी देर वहीं खड़ा रहा। फिर इसने अपनी घड़ी में वक़्त देखा जो रात का 1 बजा रही थी। इतनी रात को ये किधर से आ रही है और ये बार बार अपने घर की तरफ क्यों देखती है? साला माजरा क्या है? अब तो मैं पता लगा कर छोड़ूंगा, कहीं इसे कोई परेशानी तो नहीं। वो एक फ़ैसले पर पहुंचते हुए वापस नीचे चला आया। इसने दिल में ठान ली थी कि अब वो शाजिया पर पूरी नज़र रखेगा, और जब वो कुछ ठान लेता था तो फिर इससे पीछे नहीं हटता था। अगले दिन वो हस्बे मामूल परवेज़ साहब से मिलने पहुंच गया, और वो भी शायद इसी के इंतज़ार में थे। इसे साथ लिए वो अपनी गाड़ी में निकल आए। देखो मियाँ, मैं जहाँ तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। आजकल इसके हालात ठीक नहीं चल रहे, वो अपना स्टोर बेच रहा है। मैं तुम्हें इसके सामने बिठा देता हूँ, अगर बात बनती है तो इसे पैसे देकर तुम इसके स्टोर के मालिक बन सकते हो। परवेज़ साहब मुंह में पान की ग्लोरी घुमाते हुए बोले और फिर शीशा नीचे करते हुए सड़क को रंगदार कर गए। सारा आपको भरोसा तो है ना कि काम चल जाएगा मेरा? इसने परवेज़ साहब को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। अम्मा यार, दुकान क्या है, समझ लो पैसा उगलने की मशीन है। रोज़ाना का 5-10 हज़ार तो कहीं गया ही नहीं। वो इसे यकीन दिलाते हुए बोले तो वो खामोश होकर रह गया। फिर जब उन्होंने अंदरूनी सदर के इलाके में गाड़ी रोकी तो वो इस इलाके को देखकर ही परेशान हो गया। ये कहाँ ले आए सर जी? मुझे तो किसी अच्छे इलाके में स्टोर खोलना है, जैसा कि आपका है। यहाँ तो सब होल सेल और परचून की दुकानें हैं। वो परेशानी से बोला तो परवेज़ साहब मुस्कुरा दिए। अबे यार, अब 4 करोड़ में मिलता ही क्या है? ये तो शुक्र करो ये मेरा दोस्त है जो तुमको सस्ती दुकान दे रहा है, वरना इसने 5 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं करना था। परवेज़ साहब इस पर एहसान अजीम करते हुए बोले तो वो खामोश होकर रह गया। फिर जब वो इस दुकान तक पहुँचे जिसका परवेज़ साहब जिक्र कर रहे थे तो इसकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फिर गया। ये देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी जगह पर दुकान है, आगे पीछे घर ही घर बने हुए हैं और यहाँ के सब लोग इसी दुकान से सौदा सलफ लेते हैं। परवेज़ साहब दुकान पर सदके बारी जाते हुए बोले तो इसने सोचा कि वो पहले खामोश होकर सारे मामले को देखेगा और फिर वो फैसला करेगा जो इसका दिल बोलेगा। फिर न जाने परवेज़ साहब और इनका दोस्त क्या बातें करते रहे, लेकिन वो खामोशी से सर ही हिलाता रहा। जब वो लोग वहाँ से निकले तो वो सोच चुका था कि इसे आगे क्या करना है। जब गाड़ी परवेज़ साहब के स्टोर के सामने रुकी तो वो शुक्रिया अदा करते हुए जाने के लिए मुड़ा, लेकिन परवेज़ साहब इसे अंदर ले आए। अबे यार, अब तो तुम मेरे दोस्तों में से हो, अब यूँ दिल ना तोड़ा करो। आओ चाय शाय पीते हैं और दुकान के बारे में मज़ीद बातचीत करते हैं। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ अंदर ले आए। स्टोर में सबको मालूम हो चला था कि हातिम ने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन क्या वजह थी कि वो नहीं जानते थे। हाँ, उन्होंने इसका परवेज़ साहब के साथ दोस्ताना रवैया अच्छी तरह से महसूस कर लिया था। हाँ तो मियाँ, फिर क्या सोचा तुमने? परवेज़ साहब ने जेब से एक डिबिया निकाली और इसे खोलकर इसमें पान की एक गोलोरी उठाकर मुंह में रखते हुए बोले, सोचना क्या है सर, आपने कह दिया यही काफ़ी है। बस 1-2 दिन दे दे मुझे, फिर इंशाल्लाह मैं इसे पैसे देकर वो दुकान हासिल कर लूँगा। वो सादगी से बोला तो परवेज़ साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। पैसे तुमने इसको नहीं देने भाई, मुझे देने हैं, मैं इसको दूंगा। अगर 4 पैसे कम भी दे दूं तो वो मुझे मना नहीं करेगा और इस तरह तुम्हारा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वो इसकी सादगी पर मुस्कुराते हुए बोले तो वो सर हिला गया, लेकिन वो इतना सादा था नहीं जितना कि परवेज़ साहब इसे समझ रहे थे। जिसने इतनी छोटी उम्र में ही घर बार संभाल लिया तो वो सादा कैसे हो सकता है भला। पेपर करीब थे और इम्तिहानात की तैयारी ज़ोरों पर थी। वह हर इम्तिहान में मेहनत करती थी और इसीलिए वो टॉपर थी, लेकिन इस बार पता नहीं इसे क्या होता जा रहा था। कॉलेज जाती थी तो इसका दिल थोड़ा सुकून में रहता, लेकिन घर बैठकर तो इसका दिमाग पूरी तरह फिर गया था। बजाय पढ़ने के इसका दिमाग इसी जानिब सोचे जा रहा था कि वो कौन होगा जो इसकी ज़िंदगी में अचानक से दाखिल होगा। क्या वो वैसा ही होगा जैसा वो अक्सर सोचती है, या वो भी इसके लिए इतना ही बेताब होगा जितना कि वो रहती? ये सोचें इसके दिमाग की चोलें हिला रही थी। घंटों किताब खोलकर बैठे रहने के बावजूद वो एक लफ्ज़ भी ना पढ़ पाई। ये मुझे क्या होता जा रहा है, वो खुद से सरगोशी करते हुए बोली। ना मेरी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान ने आना है और ना ही कोई गुंजाइश निकलती है। वो दुख से सोचते हुए बोली, क्योंकि इसे मालूम था कि इसके बाबा के होते हुए ऐसा नामुमकिन है। एक तो वो किसी को आने नहीं देंगे और अगर आ भी गया तो इसे टिकने नहीं देंगे। इसे हकीकत में एक सरफिरा इंसान ही चाहिए था जो इसके लिए सारी दुनिया से टक्कर ले सके, बशमूल इसके बाबा और भाई के, क्योंकि वो बचपन से देखती आई थी जमील साहब और सुलेमान की मनमानियाँ।
और अब इसका दिल अपनी मनमानी करने पर उकसा रहा था, जिसके लिए इसे मजबूत कांधों का सहारा चाहिए था। दिल पूरी तरह बगावत पर आमादा हो चुका था और रही सही कसर दिमाग ने दिल के हक में दलाइल देते हुए पूरी कर दी थी। अचानक से इसके दिमाग में इस लड़के की सोच आई, जिसका नाम भी अब इसके हाफजे से मिट चुका था। वही बारिश भरी रात और इसमें रोता हुआ वो लड़कियों की तरह नाजुक सा लड़का। वो सारा मूड ही गारत हो गया। मैं अभी कभी कभी क्या सोचने लग जाती हूँ, किसी शहजादी का ख्वाब देखते हुए अचानक इसके मुंह में कड़वाहट सी घुल गई। मर्द ऐसे होते हैं? नहीं, मर्द तो अपना आप मनवाता है। मर्द रोता कभी नहीं, वो तो रुलाता है अपनी याद में, वो तो तड़पाता है अपने फिराक में, और वो तो तरसाता है अपनी चाह में। मर्द ऐसा तो नहीं होता जैसा मैंने इस दिन देखा था। मर्द तो वैसा होता है जिसे देखकर इंसान आंखें झपकना भूल जाए। वो खुद से ही सवालों जवाब करती अपने आप में मगन सी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मंसूरा बेगम अंदर दाखिल हुई। क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? ये ना आजकल तुम मुझे बहुत मशकूक लग रही हो, खुद से ही बातें करती हो, खुद ही मुस्कुराती भी रहती हो और किताब खोलकर घंटों न जाने क्या कुछ सोचती रहती हो। मंसूरा बेगम ने इसकी चोरी पकड़ी तो वो हिज्जल सी होकर रह गई। इनकी एक एक बात में सदाकत थी, इसलिए वो कोई बहाना भी न बना सकी। कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। आजकल मेरा दिल किसी चीज़ में लग नहीं रहा। इसने साफ गोई से जवाब दिया तो इसे गौर से देखी गई। इसकी वजह तुम्हारी दिमागी हालत है या तुम्हारे दिल की बीमारी? देखो बच्चे, इस उम्र में हर किसी का दिमाग आसमान पर उड़ता है, लेकिन तुम मुहतात रहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो उन्होंने वो आसमान ही नो फ्लाई जोन बना देना है जिसमें तुम उड़ने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने बहुत गहरे अल्फाज में इसे तंबीह की तो वो सारा मामला समझते हुए धीरे से सर हिला गई। शाबाश मेरी बच्ची, तुम बहुत मुहतात रहा करो। तुम्हारे बाबा की एक साख है और वो इस मामले में अपने सगों को भी नहीं बख्शते। मिसाल तुम्हारे सामने है सुलेमान की। इसका तमाम खर्चा उन्होंने बंद कर दिया है और अब वो फैक्ट्री में माज एक वर्कर की और कुछ नहीं रहा। इसके तमाम इख्तियारात पर जमील साहब ने पाबंदी लगा दी है। जब वो इसके साथ जो बहुत सर चढ़ा ऐसा कर सकते हैं तो सोचो कि तुम तो फिर भी इनकी इज्जत हो, तुम्हारे बारे में वो क्या करेंगे। मंसूरा बेगम दूर की कोड़ी लाई थी और वो समझ चुकी थी कि दिल में पलते ख्यालात का गला दिल ही में घोंट दिया जाए तो अच्छा है, वरना कहीं इसे लेने के देने ही ना पड़ जाएं। वो धीरे धीरे सर हिलाती मंसूरा बेगम की सारी बातों को जहन नशीन करती और अपनी ख्वाहिशों को मारने की तगदों में लग गई। सुबह इसे नासिर ने जगाया तो वो गहरी नींद में थी। थोड़ी देर लगी इसे होश की दुनिया में लौटने में और जब वो पूरी तरह बेदार हुई तो इसे सब कुछ याद आना शुरू हो गया। गुजर जाने वाला कल वो कैसे भूल सकती थी जब इसके वजूद को किरची किरची किया गया था और करने वाला कोई और नहीं इसके अपने सर का साईं था। वो आराम से उठकर बेड पर बैठ गई। जल्दी से उठकर नाश्ता बना दो, आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है। अगर आज काम बन गया तो तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। मैं जितनी देर में नाश्ता करूँगा तुम तैयार हो जाना, फिर हम निकल पड़ेंगे। नासिर सिर्फ अपनी कहे जा रहा था, इसे कोई परवाह नहीं थी कि इसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा आप तैयार हो जाए, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर वो भी आम से लहजे में कहती किचन की तरफ बढ़ गई। फिर इसे नाश्ता देकर वो खुद तैयार होना शुरू हो गई और 8:30 बजे के करीब वो लोग ऑफिस के लिए निकल पड़े। मुनीर के घर के सामने से गुजरते हुए इसने फिर से अपनी नज़रें उठाकर देखा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी इसकी नज़रें खाली लौट आईं। इसे ना आना था और ना ही आया। वो मज़ीद चिढ़ गई कि फजूल में इस बंदे का इंतज़ार करती है जो जाने कब का इसे भूल चुका है। फिर सारा रास्ता इसका मूड जो पहले ही ख़राब था मज़ीद ख़राब होता गया। नासिर इसे जमशेद के ऑफिस के बाहर उतार कर खुद तेज़ी से वहाँ से निकल गया और वो खामोशी से ऑफिस में दाखिल हो गई। अंदर जमशेद पहले से मौजूद था जो इसे देखते ही खिल उठा। आ गई आप? कसम से बहुत याद आ रही थी आपकी। जल्दी से चाय बना दें, फिर मैं चंद बातें करके ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। इसे चाय लाने का बोलकर जमशेद ने फिर से फाइलों में सर घुसा दिया। थोड़ी देर में वो चाय ले आई तो वो फारिग हो चुका था और इसके इंतज़ार में था। इसे देखते ही वो धीरे से मुस्कुरा दिया। घर में सब ठीक रहा? कोई मसला तो नहीं हुआ? इसके ख़राब मूड को देखकर वो इसके चेहरे पर न जाने क्या खोजने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, सब ठीक रहा, चाय पिए ठंडी हो जाएगी। वो नज़रें चुराते हुए बोली तो वो खामोशी से चाय का कप उठाकर पीने लगा। आज ऑफिस में बहुत काम है, सबकी रिपोर्ट ऊपर भिजवाई है और देखो किस किस की किस्मत में तरक्की लिखी होती है, बशमूल तुम्हारे शोहर नामुराद के। वो चुस्की लेते हुए बोला तो इसने नज़रें उठाकर इसे देखा। एक बात कहूँ सर, मानेंगे? वो कुछ सोचते हुए बोली तो वो इसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जा हो गया। हाँ कहो, तुम्हें कौन सी इजाज़त की ज़रूरत है? जो भी कहना है फ़ौरन से बोल दिया करो। वो इस पर फिदा होते हुए बोला। सर नासिर की प्रमोशन को यकीनी बनाएं प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी किसी नाकामी का बदला फिर मुझसे ले। इसने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो जमशेद नासमझी से इसे देखने लगा। अभी वो कुछ कह नहीं लगा था कि अचानक मेज़ पर बड़ा फ़ोन बज गया। शाजिया आगे बढ़ी लेकिन इसने मना करते हुए खुद फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ की बात सुनकर बोला, जी मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। आपको जो भी काम है आप शाम में तशरीफ़ ला सकते हैं। दिन के वक्त में दूसरे ऑफिस में होता हूँ
तो आपको मेरी सेक्रेटरी में शाजिया हैंडल कर लेंगी। मसरूफ़ से अंदाज में बात ख़त्म करके इसने शाजिया की तरफ देखा। हाँ तो जनाब, आप क्या फरमा रही थी और मैं समझा नहीं। वो तुमसे क्या बदला लेगा? खुलकर बात करो प्लीज़। वो इसे गौर से देखते हुए बोला। मुझे पता है सर, वो सिर्फ अपनी परवाह करने वालों में से है। अगर इसकी प्रमोशन ना हुई तो कहीं वो मुझे इसका जिम्मेदार न समझे। इसने खुलकर बात की तो जमशेद सर हिलाने लगा। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ। जमशेद होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए बोला तो वह फीका से मुस्कुरा दी। चाय ख़त्म करते ही वो फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। और वह वहीं बैठी सोचती रही कि जाने इसका मुस्तकबिल क्या होगा। या वो माशरे में एक बेहैसियत सी चीज़ की तरह पड़ी रहेगी या इसकी खुद की भी कोई मर्ज़ी होगी। एक सर्द आ भरते हुए वो उठी और सारी फाइल्स को नंबरों और नामों के हिसाब से अलमारी में सेट करना शुरू कर दिया। आज इसे मुनीर की बहुत याद आ रही थी, जिसने इसकी बेबसी का ज़र्रा भर भी फ़ायदा नहीं उठाया था। हालांकि दूसरी बार तो वो ज़हनी तौर पर तैयार भी थी, लेकिन इसने हकीकी मर्द होने का सबूत देते हुए इसे आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जैसे इसे एक बार देख लेने के बाद आज तक वो दोबारा छत पर नज़र नहीं आया था और इसकी नज़रें नाकाम ही लौटती रहीं। और एक वो था इसका शौहर, जो इसे भरी दुनिया में अकेला करते हुए इसका तमाशा बनने के लिए छोड़ गया था। आह, कितना फ़र्क होता है इंसानों में। जिसे सारा ज़माना बुरा समझता था वही मेरे सामने आंख नहीं उठा पा रहा था, और जिस रिश्ते में औरत ख़ुद को सबसे महफूज तस्वुर करती है वही मेरा वजूद बेचकर अपनी खुशियाँ समेट रहा है। इसने दुख भरे अंदाज में सरगोशी की और फिर सब कुछ दिमाग से झटक कर खुद को काम में मशरूफ़ कर लिया। वो सोया हुआ था कि जन्नत बीबी ने इसे झंझोड़ कर जगाया। उठ भी जाओ हातिम, बाहर तुम्हारे स्टोर का मालिक आया बैठा है, कह रहा है एक जगह जाना है हातिम के साथ। जन्नत बीबी हाँफते हुए बोली तो वो एकदम से उठ बैठा। वो क्यों आ गए? मैंने तो नहीं बुलाया था इन्हें, वो नासमझी से बोला। तो जन्नत बीबी इसे घूरने लगी। अब काम करना है और वो भी अपना, तो इसके लिए हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना। चलो जल्दी उठो, मैं जब तक चाय बनाती हूँ तुम तैयार होकर निकल आओ। वो इसे लिताड़ते हुए बोली तो वो फ़ौरन से उठकर गुस्ल खाने में घुस गया। जब वो तैयार होकर बाहर सहन में निकला तो सामने परवेज़ साहब बैठे चाय नोश फरमा रहे थे। इसे देखते ही वो चहकने लगे। अम्मा यार, जब कल बोला था कि सुबह जल्दी जाना है तो फिर भी तुम घोड़े गधे सब बेच कर सो रहे हो। अब जल्दी करो, कहीं टाइम न निकल जाए। वो चाय का कप मेज़ पर रखते हुए गोया हुए। हाँ सर जी, चले आप चाय पी लें, मैं तो तैयार हूँ, बस निकलते हैं। वो धीमी आवाज़ में बोला तो जन्नत बीबी जो इसे गौर से देख रही थी सोच कर रह गई कि कब ये लड़का खुद में इतना एतमाद पैदा करेगा जब हर किसी से सर उठाकर बात कर सके। इसका इतना दब कर रहना और बात बात पर खौफजदा हो जाना इन्हें तकलीफ़ में मुब्तला करता था। अभी भी वो एक सर्द आ भर कर रह गई, वरना अगर वो अभी अकेला होता तो इस बात पर उन्होंने इसकी अच्छी खासी क्लास ले लेनी थी। परवेज़ साहब फ़ौरन से उठ खड़े हुए और वो इनके साथ खामोशी से सर झुकाए चल पड़ा। थोड़ी देर में वो लोग फिर से इसी अंदरूने सदर के इलाके में पहुंच चुके थे। अब की बार हातिम ने अच्छी तरह अतराफ़ का जायज़ा लिया और दुकान के मालिक के सामने बैठ गया। परवेज़ साहब का ज़ोर था कि आज ये हतमी फ़ैसला करके कुछ बयाना कर दिया जाए ताकि दुकान जल्द से जल्द इसके तसर्रुफ़ में आ जाए। भाई मैं तो कहता हूँ कि अच्छा मौका है, तुम बस यहाँ से मेरे साथ बैंक चलो और कुछ पैसे निकलवा कर मुझे दे दो तो मैं इसके हाथ पर रख कर इसकी ज़ुबान बंद कर दूँ। असल में ये दुकान बहुत मसरूफ़ जगह पर है तो इसलिए इसके बहुत से ग्राहक लग चुके हैं, लेकिन चीज़ इसी की होती है जो पैसा हाथ पर रखता है। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा तो वो कुछ देर सोचने के बाद सर हिला गया। वहाँ से निकलकर वो दोनों कौमी बचत बैंक के ऑफिस आए, लेकिन वहाँ पहुँचे तो पता चला कि इसी सड़क पर डाकुओं ने वारदात के दौरान एक दुकानदार को कत्ल कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट मुश्तइल है और हड़ताल की कॉल चल रही है और सारी दुकानें और बैंक बंद पड़े हैं। परवेज़ साहब इन लोगों की माँ बहनें करने लगे और डाकुओं को कोसते हुए वापसी गिरा ली। इसे कल सुबह तैयार रहने का बोल कर वो इसकी गली के बाहर से ही मुड़ गए। वो वहीं खड़ा सोचता रहा कि इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी दिन की शुरुआत थी और वो सारा दिन घर में नहीं बैठ सकता था। अचानक से एक सोच इसके दिमाग में आ गई, लेकिन इसे एक रुख दे गई कि इसे क्या करना चाहिए। वो वहीं से मुड़ा और रिक्शा पकड़कर दोबारा से अंदरूने सदर के इलाके की तरफ चल पड़ा। दुकान से कुछ दूर रिक्शा रुकवा कर इसने रिक्शे वाले को फारिग किया और पैदल ही चल पड़ा, लेकिन दुकान में जाने के बजाय इसने साथ वाली दुकानों में जाने का फैसला किया। इस परचून की दुकान के बिल्कुल साथ एक होटल था जहाँ मजदूर तबका बैठा चाय से शुगल कर रहा था। वो सीधा काउंटर पर गया जहाँ एक बारिश आदमी बैठा ग्राहकों को भुगता रहा था। बात सुनिए अंकल, इसने धीमे लहजे में कहा तो वह बंदा इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। जी बच्चे क्या बात है? वो आदमी कारोबारी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला, मुझे आपसे कुछ काम था अंकल, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपका बेहद मशकूर होऊंगा। वो आदमी से बोला तो आदमी से गौर से देखने लगा। ऐसा क्या काम है आपको मुझसे? वो अपना रजिस्टर बंद करते हुए पूछ बैठा। अंकल बात ज़रा लंबी है और आपके साथ वाली दुकान के बारे में है।
आप ज़रा मेरी पूरी बात सुनकर रहनुमाई फरमा दीजिए तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसने अपना मुद्दा बयान किया और खामोश हो गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि इससे इतनी लंबी बात हो कैसे गई। कुछ देर सोचने के बाद वो आदमी इसे लिए पास पड़ी टेबल पर चला गया। छोटू, 2 चाय भिजवाना स्पेशल वाली। हाँ जी, अब बोलो आपको क्या काम आन पड़ा। वो इसकी जानिब पूरी तरह से मुतवज्जा हो गया। अंकल, असल में ये साथ वाली दुकान में ख़रीद रहा हूँ एक जानने वाले के तवस्सुत से, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है यहाँ का। तो आप मेरी इतनी मदद फरमा दीजिए कि 4 करोड़ में ये दुकान बमा सारे सामान के मुनासिब है या मुझे चूना लगाया जा रहा है। वो बोलने पर आया तो खुलकर सारी वजाहत कर डाली। 4 करोड़? ये तुम क्या कह रहे हो यार? वो आदमी हकीकत में उछली पड़ा था। जी अंकल, 4 करोड़। अब आप पड़ोसी हैं तो आप बेहतर जानते होंगे ये सही रेट है या मुझे ज़्यादा बताया जा रहा है। चाय आ चुकी थी तो अपना कप उठाते हुए पूछ बैठा। ओ बेटे जी, ये दुकान कई महीनों से खसारे में जा रही है और ना भी जाए तो इस इलाके में इससे अच्छी और बड़ी दुकान 2 करोड़ में मिल जाती है। तुमको पूरे 2 करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। इस बंदे की इस तरह हकीकत पर इसके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। ये मेरे होटल से 2 दुकान छोड़कर अभी एक दुकान बिकी है 2.25 करोड़ की और इसकी जगह भी ज़्यादा है। तुम चाय पी लो तो मैं तुम्हें खुद जाकर दिखाता हूँ। इसे हैरान देखकर बारिश आदमी ने इसे मज़ीद मशवरा दिया। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस यही कन्फर्म करने आया था कि यहाँ का रेट क्या चल रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने अपनी कीमती वक़्त में से मुझे टाइम दिया। वो इसका शुक्रिया अदा करते हुए होटल से निकल आया और एक नज़र दुकान को देखते हुए हंस पड़ा। वाह परवेज़ साहब, यतीम समझकर मेरे हक पर डाका डालने चले थे, लेकिन भूल गए थे कि जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है। और उदासी से बिड़बिड़ाते हुए वहाँ से निकल आया और ये सोच चुका था कि आगे मामले को किस तरह हल करना है। घर वापस आकर भी वो अपने कमरे में बंद यही सोचता रहा कि इसने जिस किसी पर भी भरोसा किया, कैसे इसने इसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ा दी। अब इसे जो भी करना है वो खुद से करेगा और किसी से मदद नहीं लेगा, क्योंकि काम वही अच्छा होता है जिसमें खुद से मेहनत की जाए। आपको तो मैं देख लूँगा परवेज़ साहब, आप भी याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा था। वो अपने बालों में हाथ फिरते हुए बोला, लेकिन वो खुद भी जानता था कि कहने की हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब अमली तौर पर कुछ करने का वक़्त आया तो इससे सिवाय मिनमिनाने की और कुछ नहीं होना।